एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए, प्रॉपर प्लान बना करके उस पर वर्क किया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हेलो बच्चों, मैं आलोक कुमार एएल के आपका केमिस्ट्री टीचर। आज बात करने वाला हूं जेई एडवांस के बारे में, केमिस्ट्री के सिलेबस में जेई मेन और जेई एडवांस के डिफरेंस के बारे में, कैसे उसको मैनेज किया जाए अब, और पिछले कुछ सालों में जेई एडवांस ने किस चैप्टर को कितनी वरीयता दी है, कितनी इंपॉर्टेंस दी है, मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूं। चलिए बात करते हैं। मैं जैसे यहाँ लिखा भी है जेई एडवांस का एनालिसिस 2006 से 2024। कई बार ये बात उठती है कि सर ये 2006 ही क्यों लिया है आपने, अब जेई तो बहुत पहले से हो रहा है, एडवांस तो एग्जाम बहुत पहले से होता है, 70s में 80s में भी एग्जाम होता था, नहीं होता था। बट एक मेजर जो शिफ्ट आया था पैटर्न ऑफ द जेई एग्जाम, जेई एडवांस्ड एग्जाम, वो 2006 में था। 2005 तक के जो पेपर्स हैं आप देखेंगे वो सारे सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे। वो पेन पेपर पे आपको कॉपी मिल जाती थी, पेपर आता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, एक एक क्वेश्चन के 5-5 6-6 पार्ट होते थे। पहला पार्ट आधे नंबर का, दूसरा पार्ट 1 नंबर का, जैसे ओलंपियाड का पेपर होता है आज की तारीख में, उस तरीके के पेपर हुआ करते थे, इंटरनेशनल ओलंपियाड टाइप्स। तो बच्चे उसमें परफॉर्म करते थे। बट 2006 में जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े होंगे तो फिर ये हुआ होगा यार, फिजिकली कॉपी चेक करना, उसमें थोड़ा एरर के भी चांसेस हैं, टीचर पर डिपेंडेंट भी हो जाता है। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव कर दिया गया पैटर्न, और 6 के बाद से अब तक वो पैटर्न वो हर साल चेंज करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ हल्के फुल्के चेंजेस ले आते हैं मार्किंग स्कीम में, पैटर्न में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वन टाइप और अदर टाइप्स में। बट ऑब्जेक्टिव ही है, इसलिए 2006 लिया है। 24 तक 25 का एग्जाम आपके सामने, अब 18 मई को एग्जाम है, 2.5 महीने बाकी हैं। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो देखते हैं बच्चों, सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का ये सबको पता है। आप जेई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां बड़ी आसानी से आपको सिलेबस मिल जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, गैसेस स्टेट, ये जेई मेन में नहीं है, तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसके अंदर आइडियल गैसेस भी होते हैं, रियल गैस भी होते हैं। और आइडियल गैस वाला पोर्शन काफी कुछ कॉमन है फिजिक्स में केटीजी के साथ में, जिसके अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स वो पढ़ा हुआ होता है, वेरियस टाइप ऑफ स्पीड्स केटीजी पढ़ना होता है, बाकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेरियस लॉज, ग्राहम्स लॉ वगैरह वो सब इसमें पढ़ना होता है। और दूसरा इसका पार्ट होता है रियल गैसेस, वो फिजिक्स में नहीं होता। रियल गैसेस आपको पढ़ना होता है, जिसमें वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ना होता है, कब अप्रोक्सीमेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो सब चीजें पढ़नी है। आई होप कि आपने पढ़ ली होगी या आपका वो सिलेबस चल रहा हो। ये वो एक्स्ट्रा चैप्टर है जो जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, अब एडवांस के सिलेबस में है। सॉलिड स्टेट अनदर चैप्टर जो जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है। तो आपको इसमें HCP स्ट्रक्चर, CCP स्ट्रक्चर जो भी हैं वो सब पढ़नी होती है। इसके अलावा BCC स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और आयनिक क्रिस्टल्स भी पढ़ने होते हैं। डिफेक्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो आपने पढ़ लिया होगा या आप पढ़ रहे होंगे, जरूर पढ़ें। इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें आती हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, वो जेई मेन एडवांस सब में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जेई मेन एडवांस सब मेन सब में है। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है, सभी में होता है। सरफेस केमिस्ट्री अनदर चैप्टर, ये जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है। मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब चैप्टर हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो पर्टिकुलरली दीज 3 चैप्टर्स आपको एडिशनली पढ़ने हैं जेई एडवांस के लिए। इनमें से आपने 1 या 2 चैप्टर या तीनों ही आपने फिनिश कर लिए होंगे, आई बिलीव। नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी इनको फिनिश करें। सिमिलरली बात करते हैं जब इनऑर्गेनिक के सिलेबस की। यहाँ इनऑर्गेनिक आ गया, पीरियोडिक टेबल है, वो कॉमन सिलेबस में आता है, डी एंड एफ ब्लॉक है। अब ध्यान से देखो, 2022 के बाद जब 23 का जेई एडवांस का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो उसमें फिर ये एफ ब्लॉक भी ऐड करवा दिया था उन्होंने। हालांकि एफ ब्लॉक के क्वेश्चन ऐसे पूछते नहीं है, और एफ ब्लॉक के कंपाउंड तो कोई होते नहीं है। तो वो एलिमेंट्स के जनरल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उन्हीं के ऊपर सवाल पूछते हैं, तो कॉमन पोर्शन है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, ये चैप्टर जेई मेन में नहीं है, अब आपको एडवांस के लिए पढ़ना होगा। मेटलर्जी, ये जेई मेन के सिलेबस में नहीं था, अब आपको पढ़ना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस डिटेल में पढ़ना है। जेई मेन में क्वालिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल वही है, आप सिलेबस देखेंगे जेई मेन का तो लगभग वैसा सही है जो आपके वो लैब मैनुअल में होता है। आप जो 11th-12th के प्रैक्टिकल्स पढ़ते हो, कैटायंस एनायंस के क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ते हो, वो काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट हैं, बट एडवांस्ड में थोड़े ज़्यादा कैटायंस एनायंस हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। तो समय देना पड़ेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस को। और क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है, इसे अगर डीपली पढ़ लिया जाए, अच्छे से पढ़ लिया जाए,
तो बाकी का पी ब्लॉक आपका सध जाता है, बिल्कुल लाइन में चलता है बहुत अच्छे तरीके से। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें भी आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जेई मेन के अंदर पी ब्लॉक में जो कंपाउंड्स हैं उनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज जो हैं वो नहीं है सिलेबस में। मतलब पी ब्लॉक की बात करें तो चाहे वो डाइबोरेन हो, बोरिक एसिड हो, इसके अलावा AlCl3 हो, सिलिकॉन्स हों, सिलिकेट्स हों, PCl3 PCl5 हो, ओजोन हो, अमोनिया हो, फॉस्फीन हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, SO2 H2S हो, जिनॉन के फ्लोराइड्स हों, इंटरहेड्रल कंपाउंड्स हों, ये सारी चीजें जेई मेन के सिलेबस में नहीं थी। इनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज वो जेई एडवांस के सिलेबस में हैं। तो यूं मान लो पी ब्लॉक मतलब जिसके अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेकर के वो 18 तक के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका 20-25% ही जेई मेन में था। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हैलोजन, एसिड्स एंड ऑल दैट, बस उतना ही था। बाकी सारे कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वो सिलेबस में हैं, तो वो सारे पढ़ने हैं आपको। तो वो पढ़ रहे होंगे आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं पढ़ लिया, आप पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी जो 2.5 महीने हैं इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, सब कुछ संभव है। क्योंकि जेई मेन लिख के आए हो, आपका कुछ तो स्कोर आया हुआ होगा, वो 98, 97, 99 परसेंटाइल जो भी आपको आया हुआ है, तो कम से कम वो बेस बना हुआ है, उस बेस के ऊपर चीजों को बिल्ड करना उतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो पी ब्लॉक, इसमें एक और चैप्टर भी है, कई बार वो रह भी जाता है, हाइड्रोजन। वैसे ये हाइड्रोजन चैप्टर अगर ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं, वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आता है, रेडॉक्स जिसे बोलते हैं हम, कि वेरियस टाइप ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे हम डिटरमिन करते हैं, वो सब भी आ चुका है। इसके अलावा और भी हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं, वो एडिशनल होता है, वो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे ना। हाइड्रोजन वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में, अब हट गया है नई वाली एनसीईआरटी में, क्योंकि बोर्ड में भी तो नहीं है ना। तो उसके लिए बच्चों को घबराने की कोई बात नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में अगर है तो वो मिल जाएगा, वरना हमारे यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी वाले यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ हाइड्रोजन के चैप्टर की प्लेलिस्ट है, मेरे ही पढ़ाया हुआ लेक्चर्स हैं, वहाँ से देखेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, उनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी पढ़ना होता है। तो हाइड्रोजन इग्नोर्ड है चैप्टर, पढ़ना है भाई। तो ये चीजें आपको एडिशन लेनी है। मतलब आपका जो 2.5 महीने के बचे हुए टाइम मैनेजमेंट है, इसमें जो चैप्टर पढ़ लिए वो अच्छी बात है, बाकी का आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट भी करना है, खाली प्लानिंग से बात नहीं बनेगी। अब बात आती है कि ब्रांच वाइज ब्रेकअप क्या है जेई एडवांस 2006 से लेकर के 24 तक। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेड कलर जो है वो इनऑर्गेनिक का है, और ये जो 30% वाला है पोर्शन ये ऑर्गेनिक का है, और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का है ये लार्जेस्ट है। हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं, मतलब ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री, वैसे मैं बताऊं आपको, ये जब अर्ली 80s अर्ली 90s की बात करें या 2000s की बात करें, मतलब अच्छा खासा टाइम पहले फिजिकल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट 1/3 दे आस्क। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कई बार 35, 36, 37% तक आ जाता है। इनऑर्गेनिक कभी 33, 1/3 से ऊपर जाता नहीं है यूजुअली, ऑर्गेनिक और फिजिकल में चलता रहता है। बट दैट डज नॉट मेक के इनऑर्गेनिक अनइम्पॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बात तो यही है ना कि अगर क्वेश्चन आपको आता है, वो रिएक्शन पता है आपको या प्रॉपर्टी पता है आपको, तो वो क्वेश्चन आप आधे मिनट में सॉल्व कर सकते हो। आधे मिनट में आप फिजिकल केमिस्ट्री का या मैथ्स का या फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो कई बार शॉर्ट मार्क्स, कम समय में एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाले जो मार्क्स हैं वो आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मिलते हैं। वो फिजिकल, मैथ्स या फिजिक्स आसानी से प्रोवाइड नहीं कर पाते, वहां तो वर्कआउट करना पड़ता है, तब आपको समय लगा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, नहीं करने हैं वो भी, उसके बगैर तो कैसे आप आईआईटी पहुंच पाओगे। अब बात आते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बताया 2006 से लेकर के 2024 तक लेटेस्ट 25 की आप तैयारी कर रहे हो, तो देखो थर्मोडायनामिक्स 44 क्वेश्चंस, ह्यूज कंट्रीब्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑफ कोर्स थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ भी आ गया, सेकंड लॉ भी आ गया, और थर्मोकेमिस्ट्री भी आ गई इसी में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेकंड लॉ के, खूब क्वेश्चन आते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेशंस के भी क्वेश्चन खूब आते हैं जेई एडवांस्ड में।
तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं ये बात जरूर बोलता हूँ कि इट इज डबली इंपॉर्टेंट एज इट इज देयर इन फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स में वो मॉडर्न फिजिक्स के नाम पे बोहर मॉडल में क्वेश्चन वहां भी आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन वहां भी आएगा, डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट में वहां भी आएगा। तो ये जो चीजें कॉमन है इसके ऊपर फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, तो ये डबली इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझसे कोई कहे ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो कौन सा मिला के है, तो वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे आप मॉडर्न फिजिक्स बोलते हो। वो थर्मोडायनेमिक्स से ऊपर निकल जाएगा इंपॉर्टेंस में। अच्छा, वहां भी थर्मो है इंपॉर्टेंट, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से होगा कुछ, हीट ट्रांसफर या जो भी है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों ही आ गए, हालांकि ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। इसमें आयनिक भी आ गया और केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ गया, दोनों तरह के इक्विलिब्रियम आ गए इसके अंदर। हालांकि आयनिक से बच्चे थोड़े घबराते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आयनिक में बहुत ही डेप्थ में इतनी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ऊपर ऊपर से नॉर्मल नॉर्मल जैसे कहते हैं ना, वो पढ़ लो आप। मतलब पीएच कैलकुलेशंस ऑफ द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो उसके 4 फॉर्मूले हैं, मोनोवेलेंट कैटायन, मोनोवेलेंट एनायन के हाइड्रोलिसिस वाले, वो चारों याद कर लो। बफर सॉल्यूशन की हेंडरसन इक्वेशन याद कर लो, एसिडिक बफर के लिए, बेसिक बफर के लिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का और सॉल्युबिलिटी के रिलेशंस प्योर वाटर में या कॉमन आयन इफेक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मोस्टली क्वेश्चन उसी का आ जाएगा, जेई मेन में भी, एडवांस में भी। एक्चुअली आयनिक का यूज जो है ना, वो अब इलेक्ट्रो में भी कई बार आ जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन में भी आ जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। मतलब जेई एडवांस की खास बात ये है कि वो सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछते हैं। दे ट्राई टू क्लब 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स को क्लब करेंगे और तब वो बच्चे की इंटेग्रिटी चेक करते हैं कि उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है बच्चे की। कि बच्चे को ऐसा नहीं हो कि लिक्विड सॉल्यूशन में बस फॉर्मूला पता हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, और साथ में वो एसिडिक एसिड या कुछ बेंजोइक एसिड दे दें और उसके डिसोसिएशन की बात भी करवा लें और उसका के की वैल्यू भी दे दें और कह दें कंसंट्रेशन बेंजोइक एसिड की इतनी थी। तो जब अल्फा ही ना पता होगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आयनिक से, बेसिक फॉर्मूला ही है वो, तो फिर आप वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट ना कर पाओगे, सवाल ना हो पाएगा आपसे। तो इस तरह की चीज़ों को वो क्लब करते हैं और इसी से बच्चे की एक इंटेग्रिटी चेक होती है, कॉन्सेप्चुअल कितना डीप है बच्चा, अच्छा है। सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड स्टेट हुआ। सॉलिड स्टेट देखो वो चैप्टर है जो जेई मेन में नहीं है अब। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस मतलब वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मतलब जिसके अंदर वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उस पर थोड़ा फोकस कम है जेई एडवांस का। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री वैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है। आप 4-5 घंटे अगर दोगे ना, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है 5 घंटे भी दोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी और वो बड़े आसान से, वो लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं वो हुआ, या फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसके सिंपल फार्मूले पे सवाल पूछ लेते हैं जेई एडवांस्ड में। तो कॉलॉइड्स पे सवाल पूछ लेते हैं, कैटालिसिस पे सवाल पूछ लेते हैं। तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर, एकमात्र थ्योरेटिकल चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में वो सरफेस केमिस्ट्री ही है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, एक बार आप देखेंगे। सिमिलरली इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो चैप्टर वाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पी ब्लॉक। इतनी लंबी लाइन, इतना लंबा बार है ये, जरा ध्यान से देखो, 82 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज कितने साल, 18 सालों में, मतलब 82 क्वेश्चंस पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक में से 82, हमने तो कहीं पढ़ा था कि 75 है, नहीं हो सकते 75, क्यों? अरे पी ब्लॉक में मान लो कोई क्वेश्चन है PCl5 का, अब कोई कहे सर हम तो ना रखते उसे पी ब्लॉक में, वो तो स्ट्रक्चर के बारे में है PCl में, वो तो कह रहे हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम या ज़्यादा है, या एंगल क्या है, हम तो इसे केमिकल बॉन्डिंग में रखना चाहते हैं। तो भैया रख सकते हो, चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। तो कोई उसे पी ब्लॉक में ना रखे तो बॉन्डिंग में रख ले, कोई बॉन्डिंग में ना रखे तो पी ब्लॉक में रख ले, तो ये तो चलेगा। बट है तो ज़्यादा ही ना, मतलब 82 के 75 कर लोगे, 70 कर लोगे, 10-5 तो ना कर पाओगे। तो कहने का मतलब पी ब्लॉक इज हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज पे ही मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जेई मेन का सिलेबस है वो तो ठीक है पी ब्लॉक का, उसके अलावा जो बचा हुआ सिलेबस है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, PCl3, PCl5, डाइबोरेन, बोरिक एसिड, ये सब जितने भी कंपाउंड, H2SO4, HNO3, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये पसंदीदा पार्ट है जेई एडवांस्ड का पी ब्लॉक में से। तो उसमें खूब क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कम एनर्जी लगा करके बढ़िया नंबर लाने का जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे ज्यादातर बच्चों को, मैं मेरी बात से रेजोनेट करोगे कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो, उन्हें ये चैप्टर पसंद आता है,
मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 तो है ये। वो जो 11वीं क्लास में बॉन्डिंग पढ़ते हो, दैट इज S&P ब्लॉक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग है, या डी ब्लॉक के कंपाउंड्स की बॉन्डिंग हो गई। तो वो एक्सटेंशन ही है, वही वीबीटी है, बस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेजरली पढ़नी पड़ती है, आइसोमरिज्म मेजरली पढ़ना पड़ता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस्ड में। कॉम्प्रिहेंशन कई बार क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा है कि शुरुआत का डर है, एक बार इसमें अच्छे से आप घुसेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको जो मजा आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। कुछ बच्चों को खूब मजा आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, और जिसका क्वालिटेटिव एनालिसिस स्ट्रांग होता है उसका पी ब्लॉक भी स्ट्रांग होता है। तो ये दोनों, क्वालिटेटिव और ये एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये जिसका क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छा होगा उसका पी ब्लॉक की रिएक्शंस पे भी कमांड अच्छा होगा। और इन सब पे कमांड करने के लिए एक चैप्टर जो यहां मेंशन नहीं होता, कहीं मेंशन नहीं होता, हमारे यूट्यूब मोहित त्यागी वाले चैनल पे मेरा पढ़ाया हुआ एक चैप्टर है GIC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, खासकर रेडॉक्स रिएक्शंस, वो समराइज की हैं। इसमें वो रूल्स बताए हैं रिएक्शंस के कि हु आर द कंपाउंड्स हु अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन द बेसिक मीडियम। Any ammonium salt on reaction with a strong alkali produces ammonia. Any ammonium salt on heating, depending upon an ion is oxidizing or non-oxidizing, produces N2 or produces ammonia. इस तरह की चीजें। Any phosphonium salt on reaction with a strong alkali produce phosphine gas. Who are the common dehydrating agents like concentrate H2SO4, copper sulfate? ये सारी की सारी चीजें एक साथ, मतलब आपको 1.5 से 2 घंटे डेडिकेट करने हैं अच्छे से। एक बार GIC पढ़ना है, आपको ऐसा लगेगा मेरा इनऑर्गेनिक का बेस कमजोर नहीं है, बढ़िया है। तो मैं हमेशा वाउच करता हूं, हमेशा बच्चों को एडवोकेट करता हूं कि इनऑर्गेनिक, कोर इनऑर्गेनिक मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड ब्लॉक केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी, ये कोर इनऑर्गेनिक है। उसे पढ़ने से पहले एक बार GIC जरूर पढ़ो, 2 4 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, इट विल ऑलवेज हेल्प। हो सकता है GIC में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए जेई एडवांस्ड के पेपर में। सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिएक्शंस आर टेकन इन द जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी केमिकल बॉन्डिंग है, मेटलर्जी है। मेटलर्जी आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, छोटा चैप्टर है, लगभग 6-7 घंटे लगते हैं टोटल पढ़ने में। 6-7 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ने होते। मान लो जिसने पढ़ा नहीं है, सोचे कि मैं आज पढ़ूंगा, पूरे पढ़ लूंगा सुबह शाम तक, नहीं, ऐसा थोड़ी यार, रिटेंशन भी तो करना होता है। तो 6-7 घंटे को 4 दिनों में डिवाइड करो, रोज एक लेक्चर के हिसाब से 1.5 घंटे के हिसाब से पढ़ो, 4-5 दिन में या एक हफ्ते में फिनिश करो तो रिटेंशन बेटर होगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 दिन से भूखे हैं, उसके बाद अचानक से खाना मिला तो 5 दिन खाना एक साथ खा गए, ऐसा तो नहीं होता है। खाना तो उतना ही खाओगे ना जितना आपका बॉडी अलाउ करेगी, इंटेस्टाइन अलाउ करेगी खाने के लिए, जितनी भूख होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेटलर्जी पढ़ लें, कम एफर्ट्स में मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं इसमें। D&F ब्लॉक ये कंपाउंड्स हैं, S ब्लॉक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गई, हाइड्रोजन भी चैप्टर इनमें से शामिल हो जाता है, कुछ एडिशनल नहीं है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द लास्ट 18-19 ईयर्स। जो भी आया है 2006 से मैंने क्यों लिया, ये मैंने आपको बताया था। क्वालिटेटिव एनालिसिस से भागते हैं बच्चे, भागे नहीं, कहते हैं ना वो डर के आगे जीत है। वो तो खैर ऋतिक रोशन साहब हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वो तो, बट डरे नहीं। जिसमें डर ज्यादा हो, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो, वो डर आपका निकल ही जाएगा। तो बच्चों ये था डिस्ट्रीब्यूशन। डिफिकल्टी एनालिसिस अगर देखें, ये डिफिकल्टी एनालिसिस टीचर टू टीचर वेरी करता है। मैंने और नीरज सर ने दोनों ने मिलकर के ये ओवरऑल एनालिसिस है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब मिलाकर के, जिसके अंदर इजी क्वेश्चंस लगभग 30% है, मॉडरेट लगभग 50-52% हैं, और टफ क्वेश्चंस लगभग 20%, 18-20% हैं। हमें टारगेट ही नहीं करना होता है इसको, इजी वालों को एंड मॉडरेट वालों को, इसे ही टारगेट करें। मैं तो कह रहा हूं ना, केवल इजी कराए आप 30%, तो आपकी पता चला वो जेई एडवांस्ड की लिस्ट में नाम आ जाएगा, आ जाएगी 15-18 हजार रैंक AIR जनरल रैंक CRL में। मॉडरेट में से कुछ और कर दो आप, मतलब पता चला 45% नंबर आ गए आपके इन दोनों में से मिला करके, तो 45% पर तो आपको IIT मिल जाएंगे ठीक ठाक, और 50% पार करते हैं तो पुराने IITs में थोड़ी सी मीडियम वाली ब्रांचेस मिलनी शुरू हो जाती हैं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि टफ छूना ही क्यों है भाई। कलर कोड थोड़ा उल्टा कर दिया इन्होंने, येलो डालना चाहिए था इजी में और डार्क रेड डालना चाहिए था टफ में, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो समझते हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड फोकस ऑन मोर एंड मोर नंबर ऑफ मार्क्स इन एग्जाम।
और इजी और मॉडरेट सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जेई मेन हो, एडवांस्ड हो, कुछ भी हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस के सिलेबस की बात करते हैं और चैप्टर्स के वेटेज की बात करते हैं। जैसा आपको पता ही है कि जेई मेन में कुछ चैप्टर्स नहीं है, बट एडवांस में वो चैप्टर्स तो पूछे जाते हैं। उन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पॉलीमर केमिस्ट्री जेई मेन में नहीं पूछी जाती है, एनसीईआरटी में से भी ये चैप्टर हटा दिया गया है, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता है, बट इसके क्वेश्चंस हमेशा एडवांस में पूछे जाते रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि पहले केवल जेई मेन में हुआ करता था, एडवांस में नहीं था, बट इस बार एडवांस में, मतलब लास्ट ईयर भी एडवांस में ये चैप्टर रखा गया है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर भी जो थोड़ा रटने का चैप्टर है, ये भी जेई एडवांस के सिलेबस में है, जेई मेन में से हटा दिया गया है। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको वेटेज पता पड़ ही जाएगा। वैसे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है। इसकी रिएक्शंस आपको आती है तो जेई मेन में तो इससे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट एडवांस में इसके अच्छे क्वेश्चन तो घुमाए जा सकते हैं। इसके लिए इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये कुछ चैप्टर्स हैं जैसे एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन, सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड हैं। इसीलिए हम लोगों ने इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए अलग से रिएक्शन मैकेनिज्म को पहले डिटेल में पढ़ा दिया और उसके बाद में इन चैप्टर्स को लिया। ठीक है, हालांकि इन जैसे अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर को तो मैंने अलग से चैप्टर में भी नहीं पढ़ाया है। अगर आप यूट्यूब चैनल देखोगे तो उसमें तो मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है उसी में इसके सारी रिएक्शंस को कवर कर लिया है। इसी तरह से एल्काइल हैलाइड की भी रिएक्शंस हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में ही कवर कर ली है। वैसे एक एक चैप्टर का नेम बोल देता हूं मैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी में पढ़ते ही हैं। एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उस बुक का। बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन भी लगभग हर साल पूछा ही जाता है। मतलब बहुत रेयरली ही उससे क्वेश्चन ना आए ऐसा होगा। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस उसमें बनते भी नहीं है, लेकिन बेसिक फंडा अगर आपको आता है तो जीओसी का बहुत ज्यादा सिलेबस का रिवीजन भी नहीं करना पड़ता है। अगर आपने जेई मेन के लिए भी जीओसी को अच्छी तरह पढ़ रखा है तो एडवांस के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर एक बहुत आसान चैप्टर है, बट फिर भी जेई मेन में क्वेश्चन पूछते हैं तो एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन जेई मेन में भी पूछा जाता है और एडवांस में तो अच्छे खासे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म से बहुत बढ़िया क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए बनाए जा सकते हैं और अभी तक पूछे भी गए हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो अमीन एंड डायजोनियम सॉल्ट, जिसमें से डायजोनियम सॉल्ट तो लगभग कई क्वेश्चंस के बीच बीच में पोर्शन में आ ही जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 11th क्लास का जो चैप्टर है, क्वेश्चंस इसके भी काफी आते हैं। अभी वेटेज की बात करेंगे। और कार्बोनाइल कंपाउंड खैर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्बोनाइल कंपाउंड तो यही है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ही कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो ये तो हुए चैप्टर्स के सिलेबस की बात। इन चैप्टर्स में से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है। अब मैं इनके वेटेज की बात करता हूं। इनका वेटेज लेते हैं। हाँ, ये चीज तो जैसा कि सर ने बता ही दी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग कितना पार्ट आता है, फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1/3 और 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा एक आध क्वेश्चन भी ज्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ ये है इंपॉर्टेंट, चैप्टर्स का वेटेज, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सर हम वही चैप्टर पहले पढ़ेंगे, यही तो तुम्हारे मन की बात सोच के मैंने ये वेटेज दे दिया। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल का क्वेश्चन मिलेगा, केनिजारो का क्वेश्चन मिलेगा, हेलोफॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा, और इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले के रिएक्शंस भी खूब मिलेगी। इसलिए इस चैप्टर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस को कवर करने वाला है। अच्छा, यहां एक और चीज मैं बता देता हूं
कि जैसे एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं तो प्योर क्वेश्चन एक ही चैप्टर का आएगा, वो कोई जरूरी नहीं है। और वो उसी कारण से हम लोगों को इनमें डिवाइड करने में भी थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, 3 स्टेप में है। एक स्टेप तो एल्डिहाइड कीटोन का है, दूसरा स्टेप बायोमोलिक्यूल का, सॉरी उसका हाइड्रोकार्बन का हो सकता है। बायोमोलिक्यूल में भी एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसका जो इनको सेलेक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट रखा है वो ये रखा है कि जिस चैप्टर को बाद में पढ़ाया जाता है, अगर उसका कॉन्सेप्ट है तो उस बाद वाले चैप्टर में ही उसको रखा जाएगा। फिर भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का वेटेज सबसे ज्यादा है, 65 क्वेश्चंस के आसपास इसमें पूछे गए। क्वेश्चन को छोड़ना मत। हाइड्रोकार्बन 11th क्लास में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब पढ़ के जानी है। आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा फंसाने वाला चीज नहीं है। हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना ही है। मैंने बताया ही था अभी आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म। आईयूपीएससी क्वेश्चन थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन आइसोमेरिज से क्वेश्चंस तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एडवांस में पूछे भी जाते हैं। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरह से पढ़ना है। अमीनो एसिड्स की सारी स्ट्रक्चर्स याद करनी है, छोड़ना नहीं है, कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। और इसके बाद में जो डीएनए, आरएनए, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स सब पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें भी फिनॉल की रिएक्शंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अल्कोहल की भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अल्कोहल की रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन और ये जो एल्डिहाइड वाला चैप्टर है उनसे कभी काफी कुछ मैच भी करती है, रिवीजन भी कई बार होती है। फिनॉल को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी वेटेज देख लीजिए, 15 क्वेश्चन के आसपास आ चुके हैं 2006 से 2024 तक। नेक्स्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड। मैंने कहा ना, इसका क्वेश्चंस तो अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ही शामिल है, और ये आप 65+9 ही कर लीजिए। पॉलीमर, पॉलीमर हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछे आता है, कई बार नहीं भी पूछते, लेकिन पॉलीमर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अमीन्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन 5 ही क्वेश्चन आए अमीन के, अमीन्स के एंड डाइजोनियम सॉल्ट के। मैंने कहा ना, डाइजोनियम सॉल्ट के क्वेश्चन और भी आए होंगे, लेकिन हो सकता है इसको स्टेप इसमें इंक्लूड कर लिया गया हो। डाइजोनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बता देता हूं, और इंटर कन्वर्जन में क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल स्टेप से क्वेश्चन के कारण ये हो सकता है आपको यहाँ केवल 5 दिख रहा है, लेकिन उसके एक भी स्टेप अगर बीच में है तो वो एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन भी हो सकता है छूट जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 3 और एक ही क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि इसके क्वेश्चन पहले तो आया ही नहीं करते थे। पिछले 2-3 साल से ही इस पार्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जी एडवांस के लिए लिया गया है, इसलिए हो सकता है आपको इनका वेटेज थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि अगर आपने सिलेबस पूरा पढ़ रखा है तो रिवीजन का सीक्वेंस आप ये रखें, क्वेश्चंस करने का सीक्वेंस ये रखें। ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको करने हैं कम टाइम में, तो इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। अब एल के सर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जल्दी चलते हैं एल के सर के पास। बाकी बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपके पास इनफ मटेरियल है, इनफ रिसोर्सेज हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही हो, शेड्यूल तरीके से चल रही हो, स्ट्रक्चर तरीके से चल रही हो, तो करते रहें। बट फिर भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं अपनी तैयारी अब करना चाहता हूं कंपटीशन के साथ में, तो कंपटीशन आपके साथ में लेके आया है कैट्स स्टार। कैट्स एक बहुत ही आइकनिक बैच है। ऑफ कोर्स कैट्स उन बच्चों के लिए है जिनका जेईई मेन ठीक ठाक हुआ है और एक 97-98 परसेंटाइल के आसपास हैं और उससे ऊपर वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैट्स है। कैट्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 25-25-25 टोटल 75 लेक्चर्स होंगे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, शेड्यूल्ड तरीके से आपको दिए जाते हैं, तो एक प्लानर के थ्रू ये लेक्चर्स आपको मिलते हैं। हालांकि अनशेड्यूल्ड तरीके से भी आपको बैकएंड पे दिए हुए होते हैं, देख सकते हो आप। और दिस इज विद नॉमिनल फी ऑफ नियरली 2,999 रुपीज़। एंड ये 24 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। ये 24 मतलब आज तो शायद 25 ही है, तो आजकल भी स्टार्ट हुआ है। बट एबीसी ये एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, मैं अभी इस पर काम ही कर रहा हूँ। हम चारों लोग उसी पे लगे हुए हैं, मोहित सर, एबीजे सर, मैं, नीरज सर। आजकल इन्हीं के लेक्चर्स बन रहे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे वो है कि सर हम तो 3-4 महीने से जेईई मेन पर लगे हुए थे, मतलब हमसे तो हमारा एडवांस छुआ ही ना पिछले 4 महीने से, 3 महीने से। हमें अचानक से एडवांस में कैट्स भारी लग रहा है। तो फिर एक बीच में एक ब्रिज कोर्स है ये, मतलब मेन टू एडवांस के ट्रांजिशन के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ये एबीसी कोर्स है, जिसके अंदर हम 1.5 घंटे के 25 लेक्चर्स हर सब्जेक्ट में
बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में दे रहे हैं, अप्रोच बता रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्या इसमें थॉट प्रोसेस है, कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, वो सारी बता करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं। 2 दिन बाद आपको वही क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने होते हैं और देखना होता है कि आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी उसमें कितनी है। सो दिस इज हाउ यू विल डेवलप टू रीच टुवर्ड्स जेईई एडवांस्ड एग्जाम। तो ट्रांजिशन स्मूथ हो उसके लिए एबीसी कोर्स है, एडवांस्ड ब्रिज कोर्स नाम से ही मालूम पड़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चे एडवांस का एक्सपोजर और बेटर तरीके से लेना चाहते हैं, हमारी कैप्स की जो बुक्स हैं ये अवेलेबल हैं, अमेजॉन पे अवेलेबल हैं, कई तरह की बुक्स अवेलेबल, मेन एडवांस की सब अवेलेबल होती हैं। एडवांस के लिए हैं डेडिकेटेडली, और ये बढ़िया क्वेश्चन बैंक है इन पीसीएम। तो बच्चों ये सारे कोर्सेस आप अगर आपकी ज़रूरत है तो एनरोल करें। कंपटीशन ऐप है या i.competition.com है, ये सपोर्ट नंबर है, इन पे भी आप कॉल कर सकते हो। आज का वीडियो बस यही था। ऑल द बेस्ट।